everyone, my dear students and the future doctor of the country. स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन पीरियड की वजह से आप, हम और पूरा देश परेशान है, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को, अपने डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ेंगे, मिल के डट के सामना करेंगे। स्टूडेंट, लॉकडाउन पीरियड में आपकी स्टडीज इफेक्ट हुई है और इनफैक्ट हम लोग का भी शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज कंटिन्यू की जाएगी, जिसमें पूरे कंटेंट को, जिसमें एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, नीट लेवल क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि स्टूडेंट को लेक्चर पढ़ के ही काफी ज्यादा कंफर्ट मिले, काफी उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ये हम लोग की पूरी कोशिश है। तो हियर आई एम ER गौरव ऑन द बिहाफ ऑफ ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी सारे क्वेश्चंस नीट में, AIPMT में, इनफैक्ट एम्स में इस चैप्टर से इंक्लूड किए गए हैं। आज हम लोग के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नीट में आए हुए क्वेश्चन, NCERT बैक क्वेश्चन, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन, NCERT के कंसेप्ट पर बने क्वेश्चन और एम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में इंक्लूड कर रखा है। इसका मतलब जैसे जैसे चैप्टर हम लोग का आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उन टॉपिक के आए हुए क्वेश्चंस को साथ में ही डिस्कस करते रहेंगे। इससे स्टूडेंट, आप पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा और आप इस चैप्टर को फॉलो करें, नोट्स को मैनेज करके रखें, डाउट्स हो तो वो जरूर हम लोग से पूछें। सो हियर वी आर फॉर द चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। थोड़ा सा पीछे मतलब हम लोग क्लास 10th लेवल की एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग को यह पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। बिना इस टॉपिक को समझे, पीरियोडिक मोशन को डिस्कस किए बिना चैप्टर पे अप्रोच तो कर ही नहीं सकते। तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, नाम में ही आंसर है। नाम में ही आंसर का मतलब, पीरियोडिक का मतलब एक सर्टेन पीरियड, जिसमें पीरियड इन्वॉल्व हो रहा हो, यानी ऐसा मोशन जो अपने आप को एक निर्धारित टाइम के बाद रिपीट करे। ऐसा मोशन जो अपने आप को एक निर्धारित टाइम के बाद रिपीट करे, उस टाइप के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो स्टेटमेंट अगर लिखना होगा तो स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? तो स्टेटमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से जाएगा। पीरियोडिक मोशन का मतलब सच मोशन which repeat itself, such motion which repeats itself, which repeats itself, जो अपने आप को रिपीट करे, itself after a fixed interval, मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट करता हो, उस टाइप के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आया, मोशन का रिपीट होना, वो भी एक निर्धारित समय अंतराल पर, यानी आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल लिया जाए जिससे हमें यह समझ में आ जाए कि आखिर पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो एग्जाम्पल पे चले गए। पहला एग्जाम्पल, सबने ये तो पता है, सबने ये तो पढ़ ही रखा है कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो आप यहां पर सन ले को ड्रॉ कर दीजिए। ये रही सेंट्रल बॉडी सन। इस सेंट्रल बॉडी के चारों तरफ अर्थ
एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ये रहा अर्थ, ठीक है, ये रहा अर्थ। अब इस मोशन को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, कभी भी पीरियोडिक मोशन की स्टडी करना हो, थोड़े अच्छे तरीके से समझिए। एक रेफरेंस लाइन बनाइए जिसे हम लोग कहते हैं, रेफरेंस लाइन को हम लोग कह सकते हैं लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां से आप मोशन को देख रहे हो, तो आपने ये बना दी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, बिना इसके दिक्कत रहेगी टॉपिक में। ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो या फिर इसी को बोलो रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब यहीं पर हमारा ऑब्जर्वर है जो इस पूरी परिघटना, इस पूरे फिनोमिना को नोटिस कर रहा है। जब इस ऑब्जर्वर से पूछा गया, ऑब्जर्वर आपने क्या देखा, तो ऑब्जर्वर कहेगा अर्थ सन के चारों तरफ कर काट रही है और एक निर्धारित टाइम के बाद इस तरह कर काट कर वापस आती है। इसका मतलब यह हुआ कि मोशन रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सही, रिपीट हो रहा है। और रिपीट होते वक्त एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अर्थ अपनी उसी पोजीशन से पास होती है। यानी आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल रिपीटिशन आता है। फिक्स्ड इंटरवल रिपीटिशन इज ऑब्जर्व। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीटिशन आता है। इस प्रकार के मोशन को हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पहला एग्जाम्पल। सर इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल? हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने पेंडुलम का केस ले लिया, केस ऑफ पेंडुलम। आपने पेंडुलम का केस लिया। क्या कहता है पेंडुलम का केस? पेंडुलम का केस, सर पेंडुलम के केस में एक सपोर्ट से आपने एक बॉडी को सस्पेंड कर दिया, मतलब टांग दिया। सस्पेंड कर दिया मतलब टांग दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस पोजीशन को भी बना लिया। ये कौन सी पोजीशन है? माना ये रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन मतलब यहीं पर आपने ऑब्जर्वर रखा है। यही ऑब्जर्वर पूरी परिघटना को एक्सप्लेन करेगा। यानी यहां आपने एक ऑब्जर्वर बना दिया, ठीक है। यही ऑब्जर्वर हम लोग को रिपोर्ट करेगा। अब इस पेंडुलम को आपने अपनी ओर से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यानी विस्थापित कर दिया। जैसे ही आप इधर विस्थापित करके रिलीज करोगे, आप यहां ले जाकर रिलीज करोगे, छोड़ दोगे, तो ये पेंडुलम अंदर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, इधर आएगा और इधर आके इसकी दूसरी तरफ जाएगा और फिर यहां से वापस पुनः लौट कर इसी पोजीशन से निकलेगा। ये पूरा मोशन एक निश्चित समय अंतराल पे होगा। ये पूरा मोशन एक निश्चित समय अंतराल पे होगा, क्योंकि इस वक्त हमने माना है कि यहां पर जो एयर है या मीडियम है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका मतलब यहां पर इसके मूवमेंट पे, पेंडुलम के मूवमेंट पर मीडियम का, सराउंड का कोई भी फर्क, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। यहां पर ये पूरा मोशन रिपीट होगा और रिपीट करेगा आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। इसीलिए इस केस को भी हम बहुत आराम से कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इसको हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो स्टूडेंट, ये थी पूरी कहानी कि आखिर पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अब इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन डिस्कस करने के बाद अब एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिससे
चैप्टर को हम लोग आसानी से समझना स्टार्ट कर देंगे। पीरियोडिक के बाद तुरंत हमारी अगली हेडिंग आएगी ऑसिलेटरी मोशन। अगली हेडिंग कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। चलिए ये समझते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होगा। आइए, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होगा। तो सर ऑसिलेटरी मतलब, ऑसिलेटरी का मतलब क्या है? तो ये एक खास प्रकार का पीरियोडिक मोशन है। यानी पहली हेडिंग इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये एक स्पेशल, बहुत ही खास टाइप का पीरियोडिक मोशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, स्पेशलाइज्ड पीरियोडिक मोशन। चैप्टर को क्लास में इस हिसाब से हम पढ़ाएंगे कि ऐसा स्टूडेंट को लगे कि वो ऑफलाइन क्लास यानी नॉर्मल क्लास में पढ़ रहा है। इसीलिए बहुत आराम से, धीरे से चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आपके डाउट्स को लेकर भी हम अपनी ओर से कंटेंट को इन्वॉल्व करके रखेंगे। तो आराम से चैप्टर को पढ़िए, ध्यान से चीजों को देखिए, ऐसा लगेगा कि मानो आप क्लास में ही बैठे हो। ये हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी। आइए देखते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशलाइज्ड पीरियोडिक मोशन। सर स्पेशलाइज्ड पीरियोडिक मोशन, ऐसा नाम क्यों बोला? स्पेशलाइज्ड पीरियोडिक मोशन, ऐसा नाम क्यों बोला? स्पेशलाइज्ड पीरियोडिक मोशन, ऐसा नाम क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहां दो बातें हैं। जो मोशन है वो पीरियोडिक तो है, मोशन इज पीरियोडिक, बिल्कुल सही। अच्छा और कुछ? हां सर, पीरियोडिक होने के साथ साथ मोशन इज टू एंड फ्रो इन नेचर। मोशन इज टू एंड फ्रो इन नेचर, मतलब मोशन पीरियोडिक है और पीरियोडिक होने के साथ साथ मोशन टू एंड फ्रो है। सर ये टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? टू का मतलब जाना, फ्रो का मतलब उसी रास्ते से आना। टू का मतलब जाना, फ्रो का मतलब उसी रास्ते से आना। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि यदि कोई ऐसा मोशन आए जो पीरियोडिक भी हो, यदि कोई ऐसा मोशन आए जो पीरियोडिक भी हो और पीरियोडिक होने के साथ साथ उसमें टू एंड फ्रो नेचर आ जाए। टू एंड फ्रो नेचर का मतलब जिस पॉइंट से जाए उसी पॉइंट से लौट के आए। इस प्रकार के, इस टाइप के मोशन को ही कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। यानी जहां पर ये दोनों शर्तें लागू हो उसी मोशन को कहते हैं कौन सा मोशन? इसी मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में कंडीशन 1 और साथ साथ कंडीशन 2 दोनों ही सेटिस्फाई होंगी। कंडीशन 1 और कंडीशन 1 के साथ साथ कंडीशन 2 दोनों ही सेटिस्फाई होंगी। सर इसका एक एग्जांपल बताइए। आइए एग्जांपल देखते हैं। चलिए सबसे आसान तरीके से एग्जांपल देखा जाए। सर अभी पीछे आपने पेंडुलम का केस लिया था। हाँ बेटा लिया था, बिल्कुल लिया था। केस ऑफ पेंडुलम, हाँ बेटा पेंडुलम का केस लिया था। क्या केस था पेंडुलम में? सर पेंडुलम में एक सपोर्ट था और इस सपोर्ट से आपने एक बॉडी को सस्पेंड किया था, टांग दिया था, फिर उसको एक तरफ ले जाके रिलीज कर दिया था। रिलीज करने के बाद ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही थी, इधर से इधर। हमारे लिए ये कौन सा पॉइंट था याद है? रेफरेंस पॉइंट। यहां पर हमारे भाई साहब यानी ऑब्जर्वर महोदय खड़े थे। ये बॉडी इस लाइन से इधर की ओर निकली। इसको आप कह सकते हो एक प्रकार का टू मोशन। निर्धारित टाइम के बाद इधर निकली,
ठीक निर्धारित टाइम, उसी निर्धारित टाइम में जितनी देर में बॉडी यहां से यहां आएगी, जितनी देर में बॉडी यहां से यहां आएगी, उतनी देर में बॉडी यहां से यहां जाएगी। ध्यान रख से सुनिएगा। और उसी पाथ पर वापस आई, यानी ए से बी आने का समय और बी से सी जाने का समय, दोनों समय सेम होगा। तो सेम टाइम है, यानी डिफरेंस इन द इंटरवल यहां कुछ नहीं है। जितने टाइम में बॉडी इधर की ओर गई, उतनी देर में बॉडी उधर की ओर आई, मतलब मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। दूसरी खास बात, ये टू के साथ साथ फ्रो है, तो टू भी है, फ्रो भी है, पीरियोडिक भी है। अतः इसीलिए हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो, इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। हेंस ये एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। यहां पर हम पॉइंट मार्क कर दे रहे हैं, जितना समय ए से बी जाने में लगेगा उतना ही समय बी से सी आने में लगेगा, जितना समय ए से बी आने में लगेगा उतना ही समय बी से सी जाने में लगेगा, उतना ही समय सी से बी आने में लगेगा, और उतना ही समय बी से ए आने में लगेगा। यानी इस पूरे मोशन को अगर आप नोटिस करें तो हर पार्ट एक निर्धारित टाइम पे होगा, और वो निर्धारित टाइम की वैल्यू हर केसेस में कांस्टेंट आ रही है। यानी ए से बी आने का समय, बी से सी जाने का समय, सी से बी आने का समय और बी से ए आने का समय एक फिक्स टाइम होगा। इसका मतलब मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर फिक्स इंटरवल, और साथ साथ टू एंड फ्रो, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से गया। हेंस इट्स अ केस ऑफ अ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है सर, समझ में आया। अब बेटा डाउट ये आता है कि ऑसिलेटरी मोशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी हम लोग को अपनी स्टडी को यहां से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। कितने प्रकार के ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, कितने प्रकार के ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? तो सर ऑसिलेटरी मोशन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? लीनियर ऑसिलेटरी। पहला आया लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल सही। दूसरा कौन सा आया? दूसरा आया एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। नाम में ही आंसर है, पहला लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा वाला आ रहा होगा एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। तो आइए समझते हैं ये दोनों मोशन कैसे हैं। तो अब समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन के टाइप्स, लीनियर और एंगुलर। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट हम रब कर दे रहे हैं, इस पार्ट को रब कर दे रहे हैं, और अब समझते हैं लीनियर और ऑसिलेटरी के एग्जाम्पल। चलिए सबसे पहले मोशन जो स्टडी कर रहे हैं वो लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। टाइप ए, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। अब इसको कैसे समझा जाएगा? सर नाम में देखिए क्या लिख के आ रहा है, तुरंत आपके मन में आया सर यहां तो नाम में ही क्या आ रहा है, लीनियर, यानी ऑसिलेटरी मोशन जो लीनियर हो, ऑसिलेटरी मोशन जो लीनियर हो उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। यानी ऑसिलेटरी मोशन along straight line, oscillatory motion along straight line, oscillatory motion along straight line, along straight line is said to be
लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। सर ऑसिलेटरी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट डायग्राम जो इस चैप्टर में हमें कई बार पढ़ना होगा, तो उसका हल्का सा हिंट ले लिया जाता। आइए जरा हल्का सा हिंट ले लें। एग्जाम्पल, केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, केस ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक अरेंजमेंट। बहुत ही ध्यान से, केस ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक अरेंजमेंट। एक काम ये करिए कि आप एक सेटअप ले लीजिए। ठीक है सर, ये सेटअप ले लिया। ठीक है सर, इस सेटअप पर आप एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को रख दीजिए। ये रही स्प्रिंग और ये रहा एक ब्लॉक। स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट में एक तरफ स्प्रिंग लगाई और साथ में ब्लॉक लगाया। हमें और डिटेल में नहीं जाना, अभी कुछ और समझना है। ये जो नीचे का सरफेस है ये रफ नहीं है, ये स्मूथ है। इसका मतलब कोई फ्रिक्शन, कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। ठीक है सर, अब ये रही हमारे लिए कौन सी लाइन? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी लाइन? सर ये रही हमारे लिए रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पर आपने क्या किया? सर इस रेफरेंस लाइन पर हमने एक ऑब्जर्वर रख दिया। अब आगे जरा बताइए, जैसे ही इस ब्लॉक को हल्का सा लेफ्ट की ओर खींच के आप रिलीज करोगे, हल्का सा लेफ्ट की ओर खींच के, यहां पर बोर्ड के आपके रेस्पेक्ट पे लेफ्ट आ रहा होगा, या हम अपने शोल्डर के हिसाब से अगर बोले तो राइट की तरफ खींच के रिलीज कर दें, तो जैसे ही आप रिलीज करोगे, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर ये ब्लॉक यहां तक पहुंच गया था। अच्छा, और कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग जा रही थी। जैसे ही यहां से रिलीज करोगे, ब्लॉक अंदर भागेगा। बिल्कुल सही, अंदर भागेगा। ये रहा इस फिक्स लाइन के थ्रू जाना, इसे आपने बोल दिया 2। अब अंदर जाके एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस लौटेगा, तो 2 के साथ साथ यहां क्या हुआ? फ्रो। साथ में यहां से इधर आना, वही बात जो पहले हम लोगों ने कही, ए से बी आना और बी से सी आना। ए से बी आना, बी से सी आना, सी से वापस बी आना और बी से वापस ए जाने में हर केस में इंटरवल सेम आएगा। मतलब ए से बी का इंटरवल, बी से सी का इंटरवल, सी से बी का इंटरवल और बी से ए का इंटरवल, ये चारों इंटरवल आपस में सेम आएंगे। यानी फिक्स्ड इंटरवल में मोशन हो रहा है। साथ में एक रेफरेंस लाइन के थ्रू जाना और उसी रेफरेंस लाइन के थ्रू आना, मतलब टू एंड फ्रो अबाउट द रेफरेंस लाइन। इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और ये पूरा ऑसिलेटरी मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है, इसीलिए इस ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग लीनियर ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। यानी ये है एग्जाम्पल किसका? लीनियर ऑसिलेटरी मोशन का। जैसे आपने लीनियर ऑसिलेटरी मोशन का केस पढ़ा, वैसे ही आप एंगुलर के केस पे चलते हैं। आइए एंगुलर का केस क्या होगा? एंगुलर का केस एग्जाम्पल आइए देखते हैं। पहले यहां पर हेडिंग पे रखा बी पार्ट, एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन क्या कहना है इसमें? अब तो सर आंसर ही पता चल गया। यहां पे ऑसिलेटरी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहां पर ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं। एंगुलर मतलब किस पाथ पर होगा?
कर्व्ड पाथ पे होगा। यानी अगर ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन पर तो लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, और अगर ऑसिलेटरी मोशन कर्व्ड पाथ पे होगा तो एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। अब एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल, मान लीजिए ये आपने एक कर्व्ड वेसल ले लिया, कर्व्ड बॉडी ले ली, कर्व्ड एक प्लेटफॉर्म ले लिया जिस पर आपने एक बॉल को रिलीज किया। ठीक है सर, बॉल को रिलीज किया। अब बॉल यहां से पहले इस पोजीशन पर आएगी, ये पूरा सरफेस स्मूथ है। स्मूथ का मतलब जैसे वो ए पोजीशन से बी पोजीशन आई, बी पोजीशन से सी पोजीशन जाएगी, ए से बी के थ्रू जाना यानी टू, और फिर सी से वापस बी के थ्रू निकलते हुए ए तक जाना फ्रो, यानी ये पूरा मोशन टू एंड फ्रो है। दूसरी बात, ए से बी का समय, बी से सी जाने का समय, सी से बी आने का समय और बी से ए जाने का समय आपस में इक्वल होगा, मतलब पीरियोडिक है, टू एंड फ्रो यानी ऑसिलेटरी हो गया। और ये पूरा मोशन अलोंग कौन सा पाथ, कर्व्ड पाथ है, इसीलिए हम लोग इसको कर्व्ड ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। तो अब तक आपने बहुत ही अच्छे से यह समझा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और साथ साथ यहां पर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो दोनों टॉपिक, दोनों ही इंट्रो वाली हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इस पर बेस्ड एक नीट लेवल क्वेश्चन, आइए नीट लेवल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर इस पार्ट को रब कर दे रहे और क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन है बेस? अब रब करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। इतने टॉपिक पर नीट या एनसीईआरटी में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, उन क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस कर लें। इससे काफी अच्छा कंटेंट हम लोग का डेवलप होगा और स्टूडेंट पे लोड भी कम पड़ेगा। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन, ये है हमारा नीट क्वेश्चन। क्या है नीट क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ बॉडी moves on a circular path, a body moves on a circular path with constant velocity, moves on a circular path with constant velocity। constant velocity का मतलब एक तरीके से constant magnitude of velocity, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं with constant speed। ठीक है, a body moves on a circular path with constant speed। ध्यान से क्वेश्चन की लाइन को पढ़िएगा। कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ, वो भी कैसा, with constant speed, which is the correct alternative। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑल्टरनेटिव होगा? करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आइए देखते हैं। विच इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव? पहला ऑप्शन, मोशन इज पीरियोडिक। दूसरा पार्ट, मोशन इज ऑसिलेटरी। तीसरा पार्ट, मोशन इज ऑसिलेटरी but not periodic।
और लास्ट में डी पार्ट, नन ऑफ दिस। कैसे डिसाइड किया जाएगा? चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सर्कुलर पाथ का मतलब तो बेटा डायग्राम से अगर देखा जाए, तो कुछ ऐसा डायग्राम आएगा। बिल्कुल सही, कुछ ऐसा डायग्राम आएगा। ठीक है सर। स्पीड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, यानी स्पीड कांस्टेंट है। अगर v इज द मैग्नीट्यूड तो यहां पर भी v इज द मैग्नीट्यूड, v इज द मैग्नीट्यूड, v इज द मैग्नीट्यूड। पूरे मोशन में खास बात यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड, वो कैसा होगा? वो कांस्टेंट है। ठीक है। ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इस टाइप के सर्कुलर को मोशन को बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी ये जो केस पढ़ रहे हैं, ये किसका केस होगा? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खास बात क्या है? इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खास बात यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड कांस्टेंट आ रही है। ऐसे में मान लीजिए ये हमारा है फिक्स पॉइंट, वही अपने थ्योरी अपने कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। ये हमारा ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर से पूछा इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बॉडी दोबारा कितने टाइम में आएगी, मतलब एक चक्कर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा एक चक्कर में डिस्टेंस कितना होगा? यदि r इज द रेडियस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 2 पाई r। बिल्कुल सही। तो समय होगा 2 पाई r अपॉन v। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर काटने में समय कितना लगेगा? 2 पाई r अपॉन v रहेगा। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस r कांस्टेंट, v का मान भी कांस्टेंट, यानी यहां पर ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और यदि टाइम पीरियड कांस्टेंट है, मोशन अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो इतनी बात तो तय हो गई कि मोशन कम से कम पीरियोडिक तो है। हाँ, अब ऑसिलेटरी है कि नहीं है ये कैसे बताओगे? तो ये जो हमारी लाइन है बेटा, ये कौन सी लाइन होती थी? याद होगा आप सभी को, ये लाइन जो होती थी इसी को तो हम लोग कहते थे रेफरेंस लाइन। तो अब बताइए, क्या इस रेफरेंस लाइन के थ्रू जाना और उसी के रास्ते से आना हुआ? तो आप कहोगे नहीं, जिस रास्ते से गए हैं हम उस रास्ते से नहीं, उसके दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। मतलब जिस रास्ते से हम लोग गए उस रास्ते पर लौट कर नहीं आ रहे हैं। यानी टू तो है लेकिन फ्रो नहीं है, और फ्रो नहीं है तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। अतः इसीलिए आंसर सिर्फ हमारे लिए हो गया पीरियोडिक मोशन। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द आंसर, कि इसका आंसर होगा पीरियोडिक मोशन। ठीक इसी पर बेस्ड एक नीट लेवल पे एक और क्वेश्चन, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब आइए एक और क्वेश्चन। अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद, अगले में दे दिया गया इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा ओके, स्पीड हो गई इंक्रीजिंग, ठीक है सर, इंक्रीजिंग स्पीड हो गई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक, या नन ऑफ दीज? तो हमें चारों ऑप्शन को स्टडी करना है। तो पहला काम, क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपरली समझ लें, बिल्कुल समझ लें। ठीक है, अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी अब की बार स्पीड का मान जो है, स्पीड की वैल्यू है वो चेंज कर रही है। यानी ये रहा v1, तो यहां जाके हो गया v2, यहां जाके हुआ v3, तो यहां जाके हुआ v4। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड
कांस्टेंट है कि चेंज कर रहा है? तो सर ये इस बार चेंज कर रहा है, और अगर ये चेंज कर रहा है तो इसको यूनिफॉर्म की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? इट्स अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना हुआ तो एक बात बताइए, यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, v3, v4, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं सर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो टाइम पीरियड भी सेम नहीं आएगा। पहले कम वेलोसिटी थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ गई, उसके बाद वेलोसिटी और बढ़ गई, तो चक्कर काटने में लगने वाला समय भी चेंज करता जाएगा, और यदि समय चेंज कर गया तो टाइम पीरियड इज कांस्टेंट की नॉट कांस्टेंट? तो सर टाइम पीरियड इज नॉट कांस्टेंट, और अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है, तो ये मोशन पीरियोडिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब नीट के लिए इंपॉर्टेंट टिप, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो इस तरीके से आपने कौन पीरियोडिक मोशन होगा, कौन पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, इस पर बेस्ड आपने कुछ क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग की जो एनसीईआरटी है उसमें ग्राफ से भी पूछा गया है। हाँ स्टूडेंट्स, ग्राफ से पूछा गया है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ को देख के बताइए क्या मोशन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। तो आइए उस एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन को भी साथ में डिस्कस कर लिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आराम से सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी ग्राफिकल क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। सब अच्छे क्वेश्चंस आपको लेक्चर में मिलेंगे, इसलिए कतई पैनिक होने वाली बात नहीं है। आराम से आप लेक्चर को फॉलो करिए और अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स पूछिए। देखिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ग्राफिकल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कहा गया ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में। आपको कुछ एक्स वर्सेस टी ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, हमें यह बताना है उनमें से कौन सा ग्राफ पीरियोडिक मोशन का है और कौन सा पीरियोडिक मोशन का नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following xt graph, which of the following xt graph is an example of पीरियोडिक मोशन? इनमें से कौन सा ग्राफ पीरियोडिक मोशन का ग्राफ होगा? तो शुरू करते हैं पहले केस, ग्राफ 1। पहला ग्राफ क्या गिवन है? ग्राफ 1, ग्राफ 01, इस पोजीशन पर x मार्क किया डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर टाइम को बनाया, यानी ये ग्राफ किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। और ये रहा ग्राफ, मान लीजिए ये रहा ग्राफ, या फिर ग्राफ 2,
बगल में इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। ग्राफ 02, ग्राफ 02 क्या कहता है? यहां पर ठीक है, एक्स और इधर टाइम, ये रहा ग्राफ। अब आप हमको बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ पीरियोडिक है और कौन सा ग्राफ पीरियोडिक नहीं है। 5-6 ग्राफ डिस्कस करेंगे, ये पहले दो हैं। तो इसके लिए हमने एक नीट लेवल पे सुपर ट्रिक बनाई है, वो इस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नीट ट्रिक इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे नीट की ट्रिक बना के रखी है। नीट शॉर्टकट, नीट ट्रिक, उनका इस्तेमाल करके तुरंत आंसर निकल आएगा, तुरंत। देखते हैं। पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता था जो अपने आप को अपनी ही पोजीशन पर रिपीट करे आफ्टर फिक्स इंटरवल। यही तो मतलब था पीरियोडिक मोशन का, मतलब वही पोजीशन बार बार रिपीट होनी चाहिए, मतलब सेम पोजीशन रिपीट करनी चाहिए आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। तो ट्रिक का हमारा कंसेप्ट ये है, सेम पोजीशन repeats itself after fixed interval, repeats itself after fixed interval, same position repeats itself आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, सेम पोजीशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इस सेम पोजीशन को निकालने के लिए ग्राफ में क्या करिए, सुनिए ट्रिक ये गई। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करिए। ठीक है, बिल्कुल ड्रॉ कर दिया। पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बिल्कुल ड्रॉ कर दिया। इफ लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, अगर लाइन कर्व को, ग्राफ को, जो ग्राफ बनाया है कर्व को इंटरसेक्ट करती है, इफ लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट डिफरेंट पॉइंट एट रेगुलर इंटरवल, तब जाके इस मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहेंगे। यानी अगर कोई लाइन कर्व को डिफरेंट पॉइंट पर कट करे एट रेगुलर इंटरवल, तब जाके मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन। अब स्टूडेंट ये डाउट आया, डिफरेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि सेम वैल्यू का पॉइंट, सेम वैल्यू का पॉइंट कई बार, एक ही वैल्यू का पॉइंट कई बार अगर आ रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर सेपरेशन देखो, टाइम इंटरवल देखो। अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। तो पहला काम, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आइए समझते हैं। एक आपने पॉइंट मार्क कर दिया, एक पोजीशन को मार्क कर दिया, हाँ सर पोजीशन को मार्क कर दिया, सेम वैल्यू मतलब एक्स नॉट पोजीशन को मार्क कर दिया, एक्स नॉट हमारी सेम वैल्यू। अब कितनी बार कट हो रहा, आइए देखते हैं। ये ग्राफ ऐसे गया, ये ग्राफ जब ऐसे गया तो यहां पे जो कट आया है, ये कट सिंगल टाइम है कि मल्टीपल टाइम है? तो
तो ये कट तो सिर्फ एक बार आया है। इसका मतलब ये जो बॉडी मोशन कर रही है, इस मोशन करती हुई बॉडी के लिए एक्स नॉट वैल्यू, इस मोशन करती हुई बॉडी के लिए एक्स नॉट वैल्यू एक बार कट है, मतलब यही वैल्यू सिर्फ एक बार आई है, मतलब रिपीट तो हुई नहीं है। पीरियोडिक का मतलब बार बार रिपीट होना चाहिए। डिफरेंट पॉइंट मतलब सेम वैल्यू के कई सारे पॉइंट आने चाहिए। क्या यहाँ सेम वैल्यू के कई सारे पॉइंट आए हैं? नहीं सर, नहीं आए हैं, यहाँ एक ही पॉइंट आया है। इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता है। जैसे यहां बताइए, सेम वैल्यू के डिफरेंट पॉइंट, सेम वैल्यू के डिफरेंट पॉइंट, मार्क किया एक्स नॉट, और इंटरसेक्शन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बताओ कट एक बार आ रहा है कि दो बार आ रहा है? तो एक्स नॉट वैल्यू कितनी बार आ रही है? एक्स नॉट वैल्यू सिर्फ एक बार आ रही है। इसका मतलब बार बार ये एक्स नॉट वैल्यू आ ही नहीं है। जब आ नहीं रही है मतलब मोशन रिपीट नहीं हो रहा है, और मोशन अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता। इसलिए आप ये कहोगे कि ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो पीरियोडिक मोशन के लिए पहला काम, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस। उसके बाद लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट डिफरेंट पॉइंट। एक ही कर्व को कई सारे पॉइंट पर कट करे, लेकिन उन पॉइंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम, इंटरवल भी सेम, वैल्यू सेम, डिफरेंट पॉइंट। आप समझ जाना, इट्स अ केस ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। आइए इस पे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ग्राफ 03 पे, और ग्राफ 03 पे चलते हैं। ग्राफ 03, ये रहा ग्राफ 03। एक्स वर्सेस टी ग्राफ गिवन है। एक्स वर्सेस टी ग्राफ गिवन है, बिल्कुल सही। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। ओके ओके, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बनते चल रहे हैं। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, सो ऑन। ठीक है, अब बताइए पीरियोडिक है कि नहीं है? कैसे करेंगे? तो पहला काम, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये रही हमारी लाइन, एक्स नॉट वैल्यू वाली लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जहां पे कट कर रहा है वो पॉइंट को मार्क किया। एक बात बताइए, सेम वैल्यू के डिफरेंट पॉइंट हैं कि नहीं है? इन सारे पॉइंट्स का अपनी वैल्यू एक्स नॉट है, तो सेम वैल्यू के एक पॉइंट है कि एक से ज्यादा पॉइंट है? तो सर एक से ज्यादा डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हर पॉइंट के बीच का इंटरवल, 1 से 3 के बीच का इंटरवल कितने सेकंड्स का? 2 सेकंड्स का। 3 से 5 के बीच का भी इंटरवल कितने सेकंड्स का? 2 सेकंड्स का। बार बार इंटरवल सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? तो स्टूडेंट बार बार इंटरवल सेम आ रहा है। सेम इंटरवल आ रहा है, बिल्कुल सही सर, सेम इंटरवल है, और सेम इंटरवल पे मोशन रिपीट कर रहा है। सेम इंटरवल पे मोशन रिपीट कर रहा है, हेंस इट्स अ केस ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? सर इसीलिए इसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो स्टूडेंट काफी आसानी से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन पीरियोडिक होगा और कौन पीरियोडिक नहीं होगा। एक और ग्राफ पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सबको समझ में आ गया होगा, आराम से सबने नोट भी कर लिया होगा, सब देख रहे होंगे। नीट ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ 3 के बाद एक ग्राफ और, एक ग्राफ और, ग्राफ 4, ग्राफ 04।
ये रहा फिर से एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है सर, इस एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ बना। ठीक है, टाइम मार्क कर दिया 0, मान लो t, 2t, 3t, अगला वाला 4t, 5t। इस तरीके से पूरा ग्राफ स्केच कर लिया। पीरियोडिक है कि नहीं है, कैसे करोगे? तो सर पहला काम, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। चलिए, एक पॉइंट हमने x0 मार्क कर दिया, ये रही टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। सर बिल्कुल ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन इस कर्व को कितनी बार कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है? सर पहला पॉइंट, सर दूसरा पॉइंट, सर तीसरा पॉइंट, इस तरीके से कई सारे पॉइंट आ गए। हर पॉइंट के बीच का समय अंतराल देखो, हर पॉइंट के बीच का समय अंतराल। ओके ओके, यहां से यहां का समय अंतराल, यहां से यहां का समय अंतराल। अगर ये t है तो ये आधा हुआ t/2। ठीक है, t और 2t के बीच का t, ये 2t है, ये 3t है, तो ये 2t और 3t के बीच का पार्ट, इसका मतलब 5t/2 यानी 2.5t, 2.5t, 2.5t। तो बेटा आधा t यहां से आ गया होगा, ये आ गया होगा हमारे पास कुछ t/2 के आसपास। ये अंतर भी कितने का है? सर ये अंतर भी t का है, और ये अंतर भी कितने का है? ये भी अंतर t/2 का है। तो ये टोटल अंतर यहां से यहां, इस पोजीशन A और B पोजीशन के बीच में टोटल समय t/2 टोटल करोगे तो 2t का समय डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे इधर भी, यहां से यहां t/2, यहां से यहां t, यहां से यहां t/2। अगर आप आधा ड्रॉ करते हैं तो इधर भी t/2 आएगा। ये तो t था ही पहले से, और ये हमारे लिए t/2 आ गया। इसको भी ऐड करोगे t/2 प्लस t/2, ये भी 2t के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट बहुत आसान शॉर्टकट लगा होगा कि आप ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर वो लाइन सेम वैल्यू के डिफरेंट पॉइंट को मार्क करे और उन सारे पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन सेम होगा, हेंस इट्स अ केस ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से हम लोगों ने नीट और एनसीईआरटी पर आए हुए क्वेश्चंस को समझा। आराम से इसे कॉपी कर लीजिए। अब इस एग्जाम्पल को देखने के बाद, इस कंसेप्ट को समझने के बाद अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ऑसिलेशन के केस में अगला आर्टिकल आया डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना फिजिक्स में, कई जगह इसका कंसेप्ट पढ़ोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या होता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझते हैं कि व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, इनको ग्राफ से कैसे शो करते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग मूव करते हैं। और ये देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। कंसेप्ट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन? चलिए देखते हैं। डैम्पिंग एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, डैम्पिंग एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें एनर्जी का लॉस होगा।
अब बात ये आती है कि एनर्जी का लॉस क्यों होगा। तो जब हम लोग मोशन को अभी करा रहे थे तो हमने स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट बोला था, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार का अपोजिशन नहीं लग रहा है। मतलब आइडियल कंडीशन में हम लोग मोशन को कर रहे थे, वहां हमने पहले कहीं स्मूथ भी लिखा था ताकि कोई ये बात, कोई ये डिस्कशन ना हो कि अपोजिशन हुआ तो क्या होगा। तो डैम्पिंग का मतलब एक तरीके से लॉस। किस चीज का लॉस होगा? एनर्जी का लॉस होगा। क्यों एनर्जी का लॉस होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्सेस के विरुद्ध, अपोजिंग फैक्टर, अपोजिंग फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब अपोजिंग फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने में एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा। अब जब एनर्जी का लॉस होगा तो धीरे धीरे जो हम लोग ने बॉडी को रिलीज कराया था, जहां से बॉडी को रिलीज कराया था, यानी बॉडी जितनी एनर्जी से दूसरी तरफ जा रही थी, अब उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। और कम होती जाने का मतलब धीरे धीरे उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड, आयाम यानी एम्पलीट्यूड कम होते 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 अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। यानी ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी का लॉस हो, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट कर जाए, इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को ऐसे पढ़ो कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर दोस ऑसिलेशंस, those oscillations in which there occurs loss of energy, there occurs loss of energy। अच्छा, there occurs loss of energy resulting into decrease in amplitude, which ultimately dies का मतलब खत्म हो जाए, which ultimately dies का मतलब खत्म हो जाए। तो ऐसा खास ऑसिलेशन जिसमें लगातार देयर अकर्स लॉस ऑफ एनर्जी, लगातार लॉस ऑफ एनर्जी होगा, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज ऑब्जर्व्ड, और वही एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते होते कुछ टाइम बाद बिकम जीरो। एग्जाम्पल केस ऑफ अ पेंडुलम इन अ रूम। अब आइडियल कंडीशन तो लिया नहीं है, यानी एयर अपना कुछ ना कुछ अपोजिशन लगाएगा ही लगाएगा। केस ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम केप्ट इन अ रूम। ठीक है, आइए देखते हैं। ये रहा एक सपोर्ट, और यहां पर एक बॉडी को सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, बॉडी को सस्पेंड कर रखा है। अब बॉडी को आप एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे ले गए और उसके बाद बॉडी को रिलीज करके आपने छोड़ दिया। अब यहां जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में एयर है, और इस एयर का अपना कुछ ना कुछ अपोजिशन लगेगा ही लगेगा। यानी एयर में कुछ ना कुछ फोर्सेस ऐसी होंगी जो इस मोशन को अपोज कर रही होंगी। अब इस अपोजिशन की वजह से, डायग्राम से समझना, पहला यहां तक गया ऑसिलेशन, ये क्या,
ए पॉइंट तक ना जाके A1 तक गया। ओके ओके, B1 A2, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे आयाम को देखिए, कम होते जा रहे हैं। A3, B3 और अल्टीमेटली धीरे धीरे इधर से इधर आयाम गया, फिर इधर से इधर ही गया, और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और अल्टीमेटली यहां जाके एम्पलीट्यूड डाइज। और अगर एम्पलीट्यूड डाई कर गए या एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट कर गए तो इस टाइप के ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी यहां पे लगातार क्या हो रहा होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ऐसा ऑसिलेशन जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कम होने लगे, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये हम लोग के एसएचएम के एकदम लास्ट में अलग से पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन। लेकिन जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक इंट्रो लेवल पे हेडिंग हमें पता होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हम लोग डैम्पिंग की कंडीशन अभी नहीं लेंगे। यानी अभी हम लोग सारे क्वेश्चन आइडियल कंडीशंस में कर रहे होंगे कि जब तक कोई भी अपोजिंग फोर्स को कंसिडर ना किया जाए तब तक आप क्वेश्चन को नॉर्मली अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। उसके एम्पलीट्यूड में हमेशा कॉन्स्टेंसी रखेंगे, एनर्जी लॉस नहीं रखेंगे। यहां पर अगर हमसे कहा गया इसी फिनोमेना को ग्राफ से शो करें, तो एक ग्राफ बनाया अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का। एक ग्राफ आया अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का। आइए देखते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये रहा एक एक्सटी ग्राफ, ठीक है। ये एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ। सेपरेशन एम्पलीट्यूड देखिए हर जगह। अगर ये ए है, यहां पर भी ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, हर तरफ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर इसी जगह डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ पूछा जाता, डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ, क्या ग्राफ बनेगा डैम्प्ड ऑसिलेशन का? तो अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ बनाएंगे तो समझ जाना वहां लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो ग्राफ कैसा जाएगा? तो ग्राफ कुछ इस हिसाब से जाएगा। ये रहा टाइम, ये रहा एक्स, ग्राफ कुछ इस हिसाब से गया। ये क्या, ये क्या? एम्पलीट्यूड पहले कुछ A1, फिर एम्पलीट्यूड A2, कम होके हुआ A3, और अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड किसको टेंड कर गया? जीरो को टेंड कर गया। तो ये ग्राफ से आपको हमने एक्सप्लेन किया व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, व्हाट आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। और जब तक हम लोग ऑसिलेशन का कंसेप्ट अभी इस चैप्टर में हम लोग आगे न्यूमेरिकल के लिए लेंगे, जब तक ना कहा जाए तब तक सारे ऑसिलेशंस कैसे रहेंगे? डैम्प्ड। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब ये सारे बेसिक टर्म खत्म करने के बाद चैप्टर की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल का भी एक अपना मतलब होता है, एक सिंपल का अपना फिजिकल कंसेप्ट है, हार्मोनिक का अलग कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट चैप्टर के नाम को समझने के लिए सिंपल हार्मोनिक टर्म को डिस्कस करते हैं। इस पर एनसीईआरटी बैक पे एक क्वेश्चन भी है जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन, जिसे पढ़े बिना चैप्टर को आगे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो यही पता हो कि आखिर चैप्टर का नाम ये पढ़ा तो पढ़ा क्यों, आखिर ये चैप्टर का नाम है क्यों, नाम में सिंपल हार्मोनिक आया क्यों, जैसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो आइए पढ़ते हैं
concept of harmonic and non-harmonic function. Concept of harmonic and non-harmonic function. हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन, समझते हैं इसको, आखिर क्या होते हैं हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम, फंक्शन क्या चीज है, आखिर ये फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हम लोगों ने फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा, इसके अलावा मोशन इन 1D में भी हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा। तो फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन एक मैथमेटिकल कंडीशन होती है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वो एक मैथमेटिकल कंडीशन थी, वो भी एक टाइप का फंक्शन बन सकता है। तो फंक्शन यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंडीशन होती है जिसके हिसाब से मोशन होता है। तो मैथमेटिकल कंडीशन को बोला जाता है फंक्शन, जिसके हिसाब से मोशन होगा। तो फंक्शन कुछ नया खतरनाक सा टर्म नहीं है। हम लोग नीट लेवल पे हम लोग इसको ये समझ सकते हैं कि फंक्शन एक मैथमेटिक्स की कंडीशन होती है जिसके हिसाब से मोशन होगा। तो अब फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब आप कहोगे सर हार्मोनिक से मिलता जुलता नाम हारमोनियम है या हारमोनिका है, तो हारमोनियम का मतलब या हारमोनिका का मतलब आया कहां से। तो ये हारमोनियम या फिर हार्मोनिक को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे टर्म म्यूजिक से आए हैं। मतलब हार्मोनिक का टर्म जो आया है यहाँ पे, हार्मोनिक टर्म म्यूजिक से रिलेटेड है। जैसे म्यूजिक में नोट्स होते हैं, वो सारे नोट्स साइन या फिर कॉस के फंक्शन में दिए जाते हैं। इसका मतलब म्यूजिक के सारी धुन, सारे नोट्स साइन या कॉस के फॉर्म में दिए जाते हैं। सिंपल शब्दों में हम लोग नीट लेवल पे ये समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन को ऐसे फंक्शन कहेंगे जो साइन या फिर कॉस के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। तो ऐसे सारे फंक्शन जो साइन या कॉस के फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे, उन सारे फंक्शन को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो स्टेटमेंट हमारा ये चला गया हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक का मतलब ये हुआ सच फंक्शन which can be expressed in terms of साइन या कोसाइन, which can be expressed in terms of साइन या कोसाइन। ऐसे सारे फंक्शन जिनको साइन या कॉस के रूप में लिखा जा सकता होगा, वो सारे फंक्शन हमारे लिए हार्मोनिक फंक्शन होंगे। यानी ध्यान से सुनिएगा, साइन हो या फिर कोसाइन हो, तो ऐसे सारे फंक्शन जिनको साइन या कॉस में लिख सके, वो सारे फंक्शन हमारे लिए होंगे हार्मोनिक फंक्शन। एग्जाम्पल, y बराबर साइन टी, y बराबर साइन टी स्क्वेयर, y बराबर कॉस 2t प्लस 4। अब इनको आराम से समझिए, y बराबर साइन टी, y बराबर साइन टी, साइन के रूप में आपने फंक्शन को लिखा, यानी यहां पर y बराबर साइन टी का मतलब y साइन का एक फंक्शन है, साइन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साइन का फंक्शन आने का मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। यानी हार्मोनिक फंक्शन, सिंपल सी बात नीट लेवल पर, सिंपल सी बात, हार्मोनिक फंक्शन वो सारे फंक्शन होंगे जिनको साइन या कॉस के रूप में लिख सकते हो। अगला साइन टी स्क्वायर, फिर से साइन आ गया, ये हमारे लिए हार्मोनिक।
तो बहुत अच्छा शॉर्टकट ये समझ में आया, साइन या फिर कॉस के रूप में जो फंक्शन को लिखा जा सकता होगा वही फंक्शन होंगे हार्मोनिक। अगला cos 2t प्लस 4, अगेन ये क्या है सर, ये भी तो कौन सा फंक्शन है, हार्मोनिक। तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया कि आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक में हार्मोनिक का मतलब क्या है। यही मोशन को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हार्मोनिक का मतलब ये आया कि ऐसा मोशन जो साइन या कॉस में, ऐसा फंक्शन जो साइन या कॉस में लिखा जा सके। आगे बढ़ गए, अगला आया नॉन हार्मोनिक फंक्शन। स्टूडेंट, नॉन हार्मोनिक का मतलब क्या होगा? तो हार्मोनिक का मतलब सच फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहां पे बोलोगे सच फंक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो सच फंक्शन which cannot be expressed in terms of साइन और कोसाइन। तो जिनको साइन या कॉस के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे फंक्शन हमारे लिए हो गए नॉन हार्मोनिक मोशन, नॉन हार्मोनिक फंक्शन। एग्जाम्पल, y बराबर log t या y बराबर tan t प्लस 3, ठीक है, y बराबर टी स्क्वायर। अब जरा बताइए, क्या यहां पर y को साइन के टर्म्स में लिखा है? नहीं सर, यहां तो लॉग आ रहा है। लॉग का मतलब हार्मोनिक कि नॉन हार्मोनिक? तो लॉग का मतलब ही हुआ इट्स अ केस ऑफ नॉन हार्मोनिक फंक्शन। y बराबर tan, हमने क्या बोला, साइन में लिखो या कॉस में लिखो। अब स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे, tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते? नहीं नहीं, वो मैं नहीं करना है, या तो साइन या फिर पूरा पूरा कॉस, या तो पूरा साइन या पूरा कॉस। तो tan में ऐसे तो लिख नहीं सकते, यानी tan का फंक्शन भी एग्जाम्पल होगा नॉन हार्मोनिक का। और यहां पर भी ना साइन है ना कॉस है, इसीलिए ये पूरा फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन हार्मोनिक फंक्शन। तो आसानी से हम लोग को यह समझ में आया कि आखिर हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं और नॉन हार्मोनिक। तो हार्मोनिक चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मोशन को अभी पढ़ने जाएंगे। हार्मोनिक का मतलब समझ में आया। अब सर एक काम करिए, हमें सिंपल का मतलब बताइए। तो आइए समझते हैं सिंपल, सिंपल टर्म का मतलब क्या है। आइए समझते हैं, बड़ा टेक्निकल पार्ट है। नीट लेवल पे बहुत अच्छे से हमने थ्योरी को मिनिमाइज करके रखा है, उतना कंसेप्ट जो नीट पे चाहिए। तो सिंपल टर्म क्या है, सिंपल का मतलब क्या है? तो सिंपल फंक्शन समझते हैं, बहुत अच्छे से शॉर्टकट से समझते हैं सिंपल का मतलब क्या है। कंसेप्ट ऑफ सिंपल फंक्शन चलिए, फंक्शन तो सबको समझ में आ गया, एक मैथमेटिकल कंडीशन जिसके हिसाब से मोशन होता होगा। सिंपल फंक्शन का मतलब क्या? तो सिंपल फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे, बहुत ध्यान से, सच फंक्शन फॉर विच आर्ग्यूमेंट इज लीनियर, such function for which argument is linear। ऐसे सारे फंक्शन जिनके लिए आर्ग्यूमेंट लीनियर होगा वो सारे फंक्शन सिंपल होंगे। सर बड़ी कठिन चीज बता दी, आर्ग्यूमेंट क्या है? आइए समझते हैं बड़े छोटे से, इतना कठिन हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम लोग को जो काम की चीज है उसी पे ध्यान देना है, और हमने नोट्स को बिल्कुल उसी पार्ट पे रखा है। बड़े कठिन लग रहा था, आइए समझते हैं सिंपल का मतलब क्या है। सिंपल को बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे, देखते जाइएगा। कई छोटे छोटे क्वेश्चन को लिख लिया ताकि हम लोग के कंसेप्ट को
अच्छे से समझा जाए। चलिए बताइए आर्गुमेंट क्या होता है। तो सिंपल सी बात, जिसका साइन लिया जाए, जिसका कॉस लिया जाए, जिसका टेन लिया जाए, जिसका लॉग लिया जाए, जिसके लिए ई की पावर किया जाए, उसी को हम लोग सिंपल शब्दों में बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। जैसे y बराबर साइन टी की पावर 1 में आर्ग्यूमेंट क्या है, तो सर किसका साइन लिया गया, टी की पावर 1 का लिया गया है, तो टी की पावर 1 बेटा तुम ही हो गए आर्ग्यूमेंट। और यहां पे इस आर्ग्यूमेंट की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर आर्ग्यूमेंट की पावर 1 है तो आप तुरंत कहोगे ए ये देखो 1 आया, 1 का मतलब ये फंक्शन सिंपल है। अब और अच्छे से बोलो, सिंपल फंक्शन तो बता दिया आर्ग्यूमेंट को देखकर, सिंपल के साथ साथ साइन है, अरे और क्या, और अच्छी बात, सिंपल है और सिंपल के साथ साथ ये क्या हो गया, हार्मोनिक भी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा कि सिंपल क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझा कि आपने हार्मोनिक क्या है। तो ये फंक्शन एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन कैसे बना, सबको समझ में आया। फिर से अगला वाला देना, बताओ ध्यान से। आर्गुमेंट क्या होता है, जो जिसका साइन जिसका कॉस, किसका साइन किसका कॉस लिया गया, सर यहाँ टी स्क्वायर का साइन लिया गया, ठीक है, तो ये आर्गुमेंट हो गया, सर इसी को आर्गुमेंट बोलोगे। अब यहाँ टी की पावर 2 है, 2 है, जबकि हमें क्या चाहिए, लीनियर, लीनियर मतलब 1 आना चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आने का मतलब सिंपल तो हो नहीं सकता। फिर ये क्या हो गया, सर ये सिंपल नहीं है, तो ये क्या है, सर 1 नहीं आ रहा है इसलिए नॉन सिंपल है, लेकिन साइन लिखा है इसीलिए हम लोग इसे हार्मोनिक बोलेंगे। तो ये नॉन सिंपल बट हार्मोनिक फंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा आखिर सिंपल क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है। जब यही नहीं पढ़ रखा होगा तो चैप्टर आपको कैसे समझ में आएगा। इसीलिए थ्योरी में हमने बहुत अच्छे से इन कंसेप्ट्स को स्टार्टिंग में ही जोड़ लिया। y बराबर साइन 2t+4, देखिए किसका साइन लिया गया, जिसका साइन लिया जाएगा वही होगा आर्गुमेंट, ठीक है। अब आर्गुमेंट के अंदर t की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 1, t की पावर मैक्सिमम घात मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। 1 का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब ये हुआ सिंपल, साइन है तो हार्मोनिक, इसीलिए पूरा फंक्शन हो गया सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। नीचे वाले बताओ कॉस आ रहा है, बिल्कुल, कॉस का मतलब हार्मोनिक, ये आर्गुमेंट हुआ, टी की पावर 2 का मतलब नॉन सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। तो इस तरीके से आपने सारे टर्म में ये बताया कि सिंपल हार्मोनिक क्या होगा, नॉन सिंपल हार्मोनिक क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन हमें समझ में आने लगे। जैसे y बराबर लॉग t की पावर 1, अब बताओ ये क्या है, t की पावर 1 किसका लॉग लिया गया है, सर t की पावर, t का लॉग लिया गया है, ये आर्गुमेंट हो गया। 1 आने का मतलब समझ रहे हो, सिंपल तो है लेकिन लॉग है, सिंपल एंड हार्मोनिक की नॉन हार्मोनिक, सर सिंपल एंड नॉन हार्मोनिक। तो इस तरीके से हम लोग को यह समझ में आएगा कौन सिंपल हार्मोनिक है, कौन नॉन सिंपल हार्मोनिक है, जैसे कई सारे छोटे छोटे टर्म। तो फंक्शन एक ऐसी कंडीशन जिसके हिसाब से मोशन होता है, हार्मोनिक का मतलब जो साइन या कॉस में लिखा जा सके, और सिंपल का मतलब जिसका साइन जिसका कॉस लिया जाए उसकी पावर 1 आ रही होगी, तब जाके हम उसे बोलेंगे सिंपल। इस तरीके से नाम बनना शुरू हुआ, सिंपल का मतलब क्या, हार्मोनिक का मतलब क्या, और फंक्शन का। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तब जाके मोशन समझ में आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे उनके लिए मैथमेटिकल कंडीशन जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन से ही आती है, जिसे हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक छोटा सा एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग को यह समझ में आए कौन से ऑसिलेटरी, कौन से पीरियोडिक, कौन सा यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां पर सिंपल हार्मोनिक फंक्शन आता है। आइए देखते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले एक क्वेश्चन पर, जिसमें यह पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, और किस फंक्शन को आप
और अच्छे से सिंपल हार्मोनिक लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए एनसीईआरटी कंसेप्ट है। एनसीईआरटी कंसेप्ट पर क्वेश्चन हमारा ये है, which of the function are, पहला पार्ट पीरियोडिक, दूसरा पार्ट सिंपल हार्मोनिक, तीसरा पार्ट नॉन पीरियोडिक। आइए समझते हैं कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। पहला क्वेश्चन, y बराबर साइन ओमेगा टी, दूसरा y बराबर cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। तीसरा y बराबर साइन 3 ओमेगा टी। पहले ये तीन क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। तो स्टूडेंट सबको ये पता है कि साइन का फंक्शन तो पीरियोडिक होता है। तो एक नीट टिप ध्यान रखिएगा, नीट ट्रिक, इसको आप नीट की ट्रिक पे ध्यान रखो। क्या कहते हैं नीट ट्रिक? नीट ट्रिक ये कहती है कि जो साइन का फंक्शन होता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा, जो साइन का फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है, बिल्कुल पीरियोडिक होता है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। एक साइकिल में ये होती है एक साइकिल, यहां से यहां तक आया, उसके बाद मोशन फिर रिपीट हुआ, उसके बाद मोशन फिर रिपीट होगा, तो ये एक साइकिल है। यानी अगर हम साइन का टाइम पीरियड पूछें तो साइन का टाइम पीरियड आएगा 2 पाई। यानी साइन का फंक्शन हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। साइन 0 0, साइन 30 हो गया 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91 वैल्यू बढ़ी। साइन 120 पर पहुंचे तो साइन 120 को आपने बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, साइन 180 - 60, जिसे साइन 60 लिख सकते हैं, √3/2। तो आप ये कहोगे पहले वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ी, 90 से 180 के बीच में घटेगी, 180 से 270 और घटेगी, और 270 से 360 बढ़ के 0 पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर से ऐसा ही मोशन शुरू होगा। यानी पूरा पीरियड यहां पर कितने का है? 2 पाई का है। यानी साइन का फंक्शन पीरियोडिक होता है 2 पाई का। अगर हम आपसे पूछें ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ y बराबर साइन टी का है, और साइन टी का पीरियड हुआ 2 पाई। यानी इस पूरे फंक्शन का पीरियड हमने लिया 2 पाई का, ठीक है सर, 2 पाई का लिया। 2 पाई का ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब यहां पे जरा बताइए पीरियड कैसे निकालेंगे? यहां पर ये पीरियोडिक है, हाँ सर पीरियोडिक तो है, कितना पीरियड होगा इसका? पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है। और अच्छे से बोले तो साइन का मतलब हार्मोनिक भी है, टी की पावर 1 का मतलब सिंपल भी है। तो सर पीरियोडिक में भी आगे चले गए, सिंपल हार्मोनिक भी है, ध्यान रखिएगा। ऑल सिंपल हार्मोनिक आर पीरियोडिक।
बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि वहां शर्त है सिंपल की। तो ये पीरियोडिक है, और पीरियोडिक में भी डेफिनेशन पे आगे गए तो सिंपल हार्मोनिक, यानी इन सारे चैप्टर में, इस पूरे कंटेंट में ध्यान रखिएगा, सारे के फंक्शन पीरियोडिक तो होने ही चाहिए। फिर पीरियोडिक के अंदर कहानी बनती है, कितना होगा इसका पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा। तो एक बम्पर शॉर्टकट, जब भी कभी आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो आप क्या करिएगा, टी के आगे, टी के आगे यानी यहां जो भी कोफिशिएंट हो उसको 2 पाई के डिनोमिनेटर में ले आना, यानी इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, यहां ओमेगा है तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, जो टी का कोफिशिएंट होगा, जो टी का गुणांक होगा उसको डिनोमिनेटर में दे देना, और इस तरीके से साइन ओमेगा टी का पीरियड बन जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक उसी तरीके से ये बताइए, सर पीरियड तो है ही, कॉस का फंक्शन पीरियोडिक होता ही होता है, कॉस साइन दोनों एक ही चीज है, बस फेस का अंतर है, अभी आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पीरियड है सर, हाँ पीरियड तो है, और तमीज से बोले तो सर ये पीरियोडिक के साथ साथ खास बात हार्मोनिक है, टी की पावर 1 है, यानी सिंपल हार्मोनिक हम बोलेंगे, जैसे ऊपर बोला। तो ये अकेले पीरियड ही नहीं है, पीरियड में भी सिंपल हार्मोनिक नेचर शो करेगा। क्या होगा इसका टाइम पीरियड, सर इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, हाँ जी कितना टाइम पीरियड, कॉस और साइन का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, टी के कोफिशिएंट, टी के आगे गुणांक, टी का गुणांक क्या है, तो सर टी का गुणांक है यहां पर 2 ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा। इस तरीके से आप हर छोटे छोटे फंक्शन का टाइम पीरियड भी निकाल रहे हैं। जैसे यहां बताइए साइन, साइन का मतलब समझ गए, पीरियोडिक है, और पीरियोडिक के साथ साथ पीरियोडिक में भी एक आगे लेवल का सिंपल हार्मोनिक, ऑल सिंपल हार्मोनिक आर पीरियोडिक, लेकिन सारे पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकते, क्योंकि सिंपल नाम आ गया, टी की पावर 1 आना चाहिए। बेटा टाइम पीरियड बताओ यहां पर भी क्या होगा, तो सर यहां पर भी टाइम पीरियड, सिंपल सी बात, टाइम पीरियड क्या होगा, साइन हो या कॉस, उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई, यहां लगा है 3 ओमेगा, इसका मतलब टाइम पीरियड अगर निकालना होगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय 3 ओमेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन से ये समझा कि टाइम पीरियड कैसे निकालना है, तब जाके आगे ट्रिग्नोमेट्री के साइन स्क्वायर पे क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा इसमें 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक कैसे डिसाइड किया जा रहा है। तो पीरियोडिक तो थे ही थे, और साथ में ये सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ गए, एक क्वेश्चन आया हमारा ये, जो कि नीट में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिए हुए है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, बस इतना सा, या फिर इसी में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट, बेटा यहां साइन के पहले क्या लिखा है, जब कुछ ना लिखा हो तो समझ जाना 1, यहां भी समझ जाना 1, 1 लिखा है सर, 1 लिखा है। तो क्या हमारा शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट यहां पे नीट ट्रिक हमारी ये जाती है, अगर कोई फंक्शन इस रूप में हो a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी के रूप में हो, तो एक काम करना, क्या काम करना, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मल्टीप्लाई, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मल्टीप्लाई भी करें, और इसी से डिवाइड भी करें। ठीक है सर, कर दिया, पहला स्टेप यही होगा। डिवाइड करने के बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिखना मत भूलिएगा,
और एक बार आपने साइन या कॉस के टर्म्स में लिखा तो फंक्शन अपने आप हार्मोनिक हो गया। जैसे यहां बताइए, यहां पर इस छोटे ए की वैल्यू क्या है? तो सर यहां पे छोटा ए की वैल्यू 1 है। छोटे बी की वैल्यू क्या है? सर छोटे बी की वैल्यू 1 है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कितना? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2। तो √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई करिए। चलिए बढ़ाते हैं स्टेप को। तो y बराबर √2 बाहर आया, 1/√2 साइन ओमेगा टी, 1/√2 कॉस ओमेगा टी। देखो सर आराम से लिखा। एक बात बताओ, ये 1/√2 किसकी वैल्यू हो सकती है? तो ध्यान से देखो, cos 45 का मतलब π/4। अच्छा, तो फिर इधर 1/√2 को क्या लिख सकते हो? अरे यार इसको हम sin π/4 लिख सकते हैं। फिर तो ये फॉर्मूला ही बन गया, cos 45 1/√2 sin 45 1/√2। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? तो y बराबर √2 sin ओमेगा टी cos π/4 प्लस cos ओमेगा टी sin π/4। ठीक है सर, आराम से समझ में आ गया। अब बताइए ये वैल्यू किसकी हुई? sin a cos b, cos a sin b। तो इतने को हम sin ओमेगा टी प्लस π/4 लिख सकते हैं। अब बताइए ये फंक्शन कैसा है? तो सर ये पीरियोडिक तो था, आगे बढ़ जाइए। पीरियोडिक के अलावा आप इसे बोलोगे साइन है मतलब हार्मोनिक, टी की पावर 1 आ रहा है मतलब सिंपल। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन कैसा हुआ? ये पूरा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक हुआ। एक खास बात तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड तो टी के आगे जो भी लिखा हो, समझ गए, उसका टाइम पीरियड निकालते वक्त डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो आंसर टाइम पीरियड इस फंक्शन का हो जाएगा 2π/ω। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आएगा तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है। तो इस तरीके से ऐसे सारे क्वेश्चन जिनमें ये a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी का कंसेप्ट आएगा, तो आप इसी तरीके से √a² प्लस b² का ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी न्यूमरेटर में करोगे मल्टीप्लाई, ये जाएगा न्यूमरेटर में, और अगला वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट डिवाइड में जो है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। और हम लोग बड़ी आसानी से इस स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में पहुंच के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस आ जाएगा तो साइन ए प्लस बी के साथ माइनस का फॉर्मूला भी समझ लीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके से फॉर्मूले को साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी में आसानी से हम लोग अपने नीट लेवल पे ला सकते हैं। इसके अलावा साइन स्क्वायर का फंक्शन क्या होगा? साइन स्क्वायर टी, साइन 3 ओमेगा टी या साइन क्यूब का जो फंक्शन होगा वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सिंपल हार्मोनिक के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा, जिसके बेसिस पे हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आप अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, और कोई डाउट हो तो हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। सो हे आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट। बाय।